नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 के हल प्रश्न पत्र को हम देखेंगे और पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 100 के 100 क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी है पहला सेक्शन, यहाँ 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो पहला सेक्शन हिंदी है। तो हिंदी के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिख पाए। देखिएगा, भाग 1 हिंदी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताना है। पहला क्वेश्चन है प्रेमतः, प्रेमत स्वच्छचारी। इसका आपको एक अर्थ में उत्तर देना है। तो सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्नमत। ठीक है, ये देख लीजिएगा। हिंदी थोड़ा सा मेरा उतना अच्छा नहीं है। आगे देखिएगा, कनक धतूरा। कनक धतूरा का मतलब क्या है? प्रसाद, कसौटी, आभूषण, सोना। तो कनक धतूरा का मतलब आप लोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनक धतूरा का मतलब सोना हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है तो सही आंसर हो जाएगा, तद्भव शब्द का चयन करना है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्याज जो हो जाएगा ना, ये तद्भव शब्द है। ठीक है। और शेष 3 जो आपको दिख रहे हैं तस्मस है, तत्सम है, तत्सम। बाकी जो 3 है और ये जो है तद्भव शब्द है, प्याज। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। काली घटा का घमंड घटा बहुत ही फेमस वाक्य है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। बहुत ही फेमस ही क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। यमक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा और मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि घटा का 2 बार प्रयोग किया गया है और दोनों के क्या है, अलग अलग अर्थों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे देखिएगा, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाकुओ। ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा गया है कि आपको गलत निकालना है कि कहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है और कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो गलत आप लोग निकाल चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, लीची खरीदनी है, ये गलत लिखा हुआ है। लिखना क्या चाहिए था? लीची खरीदने हैं ये लिखना था, उसके स्थान पे क्या लिखा गया? लीची खरीदनी है, ये गलत है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, अपने अपनी किताब बस्ते में डालो कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है 7 में कहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर अपनी अपनी किताब, ये गलत है। अपने अपनी किताब जो लिखा है ना, ये गलत लिखा, अपनी अपनी किताब होगा। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रित्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार हो जाएगा, रीति अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही अनुसार, मतलब क्या हो जाएगा? रीति अनुसार। यन संधि है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु। ठीक है ना। अभी तक आंसर आप लोग का आ गया होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से विकल्पों में से तस्मस शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। तस्मस शब्द का चयन कीजिए। तो निष्कृष्ट शब्द जो है ना तस्मस है, बाकी से जो शेष 3 बच जाते हैं तद्भव है। तो देखिए, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है ना तस्मस शब्द है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थ्योरी भी आप लोग को मैं बताऊंगा। हिंदी, मैथ से ग्राम समाज और जो भी होगा इसमें थ्योरी, सब चीज़, जीके, सब चीज़ का थ्योरी आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपको। आगे देखिएगा, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब क्या होगा? तो ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले बहुत कम देना। ठीक है। जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का अभी तक आप लोग का आंसर मिल गया होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति को बहुत कम देना, ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, सोचेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। जूता चाटना, जूता चाटना का मतलब क्या हो जाएगा, घूस देना, जूते को चमकदार बनाना, खुशामद करना ही हो जाएगा ना, आप लोग सबको पता होगा खुशामद करना। ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, खुशामद करना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के पास से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जूता चाटना का मतलब हो जाएगा खुशामद करना। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपादान कारक है। ठीक है ना, वह अगले साल आएगा आपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपादान कारक क्यों है, यहाँ अलगाव अगले वर्ष से होगा इसलिए आपादान कारक है, मतलब अगले साल होगा अभी नहीं होने वाला इसलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि उदय शब्द का विलोम क्या होगा। तो उदय शब्द का विलोम क्या होगा, अस्त हो जाएगा, सभी को आंसर पता होगा। और उदय शब्द का विलय क्या हो जाएगा, सूर्यास्त होता है ना, सूर्यास्त, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, ऐसे होता है ना, तो आप लोग को पता होगा। 15 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो करूँगा भविष्य काल आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, और कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भविष्य काल मतलब जो फ्यूचर में होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि माता को आशीर्वाद, शुभकामना, प्रणाम, स्नेह, माता को आप क्या दीजिएगा, तो प्रणाम कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं, 16 का सी हो जाएगा, 16 का सी, माता को प्रणाम करेंगे। ठीक है ना, 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। 17 में पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके आने का दिन और समय पहले से ही निश्चित हो उससे अतिथि बोलते हैं। अतिथि बोलेंगे ना, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, अतिथि। निश्चित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, उनको अतिथि बोला जाता है, जो किसी मतलब कभी भी आ जाते हैं। आगे देखिएगा स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ मतलब क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसमें सही बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब वह एक विदुषी महिला थी, ये बिल्कुल सही है। वह एक महिला विद्वान थी, ये गलत हो जाएगा, एक ये तीसरा वाला भी गलत है, और वह एक विद्वान महिला थी, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखिएगा, वह इसका सही मैं बताता हूँ, 20 वाले का सही बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण मतलब सबूत के साथ अपनी बात बताएगा, ये क्या है, सही वाक्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 हमने बना लिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21-22 देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी की सहायता करने वाले को क्या बोला जाता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसी की सहायता करने वाले को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सहायक बोला जाएगा, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे देखिएगा, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला मतलब जो सबका अच्छा चाहता है उसको क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हितैषी, मतलब आपका जो हित चाहता है, हित मतलब अच्छा चाहता है, हितैषी जो आपका भला चाहता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्न वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अत्यधिक है, अत्यधिक गलत लिखा हुआ है, अत्याधिक लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है, अत्यधिक बोला जाता है ज़्यादा, अत्यधिक मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राशि, एक बतिया सुनी रुखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा
रस है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कौन सा रस है, वियोग, मतलब वियोग है, मतलब उनको देखने के लिए तरस रहा है। जब यहाँ तरस रहा है ना तो वियोग हो जाएगा, मतलब दुख हो जाएगा। आगे 25, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन में देख चुके हैं विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले सेक्शन में चलते हैं, गणित वाले सेक्शन में। तो गणित वाले सेक्शन को सबसे लास्ट में बनाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है। पहले हम बाकी सब सेक्शन को बना लेते हैं। चलिए सेक्शन सी में चलते हैं, सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में चलते हैं। जल्दी से देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा, आप लोग भी गेस कीजिए कि 2016 में कौन सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम योंग किम। आगे देखिएगा, ए होगा ना, हाँ 17 तक शायद रहे थे। आगे देखिएगा, मशरूम किसका उदाहरण है। तो मशरूम वायरस है, लाइकेन है, फंजाई है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो होगा नहीं, ठीक है, वायरस भी नहीं होगा। अब आपके पास बी और सी ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो लाइकेन भी नहीं होगा और ये बच गया कवक। तो ये क्या हो जाएगा, मशरूम एक कवक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, पूछा गया है कि दिल्ली मेट्रो में को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है। तो रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या यूएस। मुझे लगता है कि फ्रांस होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई है। जो ऑटो पायलट मोड का जो मेट्रो है ना वो प्राप्त हुआ, जिसमें ड्राइवर के बिना वो ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, तो नई दिल्ली जो दिल्ली मेट्रो है उसको दक्षिण कोरिया से ये ट्रेन मिला है। आगे देखिएगा 54 में, उस राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने नहीं उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है केवल। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी को पता होगा, मुझे कमेंट करके बताइए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा के पास है, अच्छा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति ऐसे भारत का पहला मतलब पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है, बट इसका सही आंसर क्या है, राज्यसभा के पास है। आगे देखिए, निम्न में से किसका प्रस्तांक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्रस्तांक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज। देखिएगा सही आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का तो सही आंसर हो जाएगा 55 का डी हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैलियम। वैलियम जो हो जाएगा एक औषधि के तौर पे भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंध है। तो मोहिनीअट्टम का संबंध आपको बताना है कौन से राज्य के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल के साथ है। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। केरल के साथ है, सभी को पता है मोहिनीअट्टम। और अगर आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और कथकली तमिलनाडु हो जाएगा, कथक यूपी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1942 में। ये सभी को पता होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देखिएगा, 9 अगस्त 1942। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आप लोग बताइए। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 59 सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 का सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 60 में। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में पंचायती राज्य स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। पंचायती राज्य स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से सबसे पहले इन्होंने पंचायती राज्य की स्थापना की थी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, और लेखपाल में तो 100% आने वाला है ये क्वेश्चन, तो एक नंबर फिक्स हो गया आपका, पक्का पूछेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, तो पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है ये आपको बताना है। तो 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2.4% है, ये सभी को पता होगा। ये लैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा लेखपाल में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है लैंड से रिलेटेड। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी बताना, जिस समय अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर 261 BC में किया था ना कलिंग पे आक्रमण। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तोसाली हो जाएगा, तोसाली हो जाएगा 62 का सही आंसर। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 63 का ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्रन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्रन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NNPC। अब सवाल ये होगा, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय लेखा मौजूदा अर्थव्यवस्था के ढांचे को मापता है। ठीक है, इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि यह दर्पण की भांति अर्थव्यवस्था के ढांचे को दर्शाता है। इसे प्रायः क्या बोला जाता है, NNPC। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप पे स्विस ग्रैंड प्रिक्स से गोल्ड का विजेता कौन था, तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के श्रीकांत। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे देखिएगा 66, समान प्रावस्था में काम्य और माध्य के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, समान प्रावस्था में ये सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है सही आंसर वेवलेंथ। आगे देखिए, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा पूरा। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अति ध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम किया है, तो 68 नहीं पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है ना, बट पूछा नहीं जाएगा। आगे देखिएगा, काबिनी, हेमवती, अर्कावती कौन सी नदी सहायक नदी है, कौन सी, ये तीनों किसकी सहायक नदी है, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सी हो जाएगा, 69 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब कोरी की सहायक नदी है। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो 70 का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी है बेगम हजरत महल। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया है, निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर बी, मतलब जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्न में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। ठीक है ना, 5 राज्यों में रहती है, इनमें से कौन सी नहीं है, केरल। ठीक है, आगे देखिएगा,
बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में। ये तीनों आबादी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। आगे देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को पता होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी हो जाएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? भारत का ही होगा, क्योंकि पहला स्थान किसका है? चीन का है। तो आपसे भारत के बारे में पूछा गया है, 74 का डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ष 2015 के सर्वोच्च कल्याण संगठन पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? 75 का सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा क्या लिखा है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेरियस ऑफ इंडिया। चलिए अगले सेक्शन को देखते हैं, ग्राम समाज और विकास सेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पास करना है तो इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा, तभी आप पास कर सकते हैं, लेखपाल की जॉब कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, घरेलू व्यक्ति सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? तो सही आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बट्टा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा। ठीक है, आगे देखिए, डिस्काउंट हो गया, बटा मतलब होता है डिस्काउंट। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो आप लोग सभी को पता है, गन्ना या चावल। आप लोग कमेंट करके बताइए, गन्ना या चावल, गन्ना, गेहूं या चावल, मक्का, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 देख रहे हैं, तो गन्ना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल, कॉमर्शियल फसल क्या होती है? गन्ना होती है। चलिए आगे देखिएगा, ये आप लोग को सभी को पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा, डैश सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना कुशल प्राणी कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। तो क्वेश्चन नंबर 79 सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये क्या है? सुल्तानपुर के ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की पहल की है। आगे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्तर मध्य, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सभी को पता होगा, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। आज हम बोलेंगे इलाहाबाद, प्रयागराज बोलेंगे ना। चलिए 80 क्वेश्चन हो गया। 81 क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। 81, वाराणसी जो है ना सबसे पुराना शहर माना जाता है। 81 का बी हो जाएगा आपका सही आंसर, वाराणसी। चलिए आगे देखेंगे, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? तो 21 साल होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 21 साल होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 21 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाएगा। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत विश्वविद्यालय, 1 मिनट में नोटिफिकेशन जो है ना उसको मैं क्या करता हूँ, एयरप्लेन मोड में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब देखिएगा, मध्याह्न मोड में के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का ए हो जाएगा। 83 का ए मतलब क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक। ठीक है, आगे देखिएगा,
मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है ना 25:75 होगा, ठीक है ना। 25 केंद्र देगा 25, मुझे ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 84 का दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा 75 केंद्र देगा, 25 आपका राज्य देगा, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र 75, राज्य 25। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत दिया है, ये ऑप्शन में से ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन गलत कर दीजिए। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा कानपुर। कानपुर का जो पॉपुलेशन है यूपी में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगाराजन समिति, सी रंगाराजन समिति के रंगाराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो 87 का क्या हो जाएगा? 87 का यहाँ देखिएगा, 87 का ए हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, ठीक है। 32 रुपये से अधिक खर्च करेंगे तो आपको गरीब नहीं समझा जाएगा, मतलब महीने का 1500 रुपये मान लिया गया। चलिए आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिम भागों में रेहलीखंड और ऊपरी डोआब में बोली जाती है। तो यहाँ देखिएगा, मैं सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, फिर क्वेश्चन को एक बार फिर बोलता हूँ। ऑप्शन नंबर बी खरी बोली हो जाएगा। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रेहलीखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो खरी बोली। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 89, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो 89 का बी हो जाएगा, 7 से 17। ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। जितना भी इंपॉर्टेंट पद होता है ना सरकार में, वो सभी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। शपथ सभी को राष्ट्रपति ही दिलवाता है, तो जो शपथ दिलवाएगा वही नियुक्ति भी करेगा। चलिए, भारत का राजा होता है राष्ट्रपति, आप लोग को पता होगा। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होती है, बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष में न्यूनतम मुझे जहाँ तक लगता है 2 होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में भी 2 ही होता है। तो 90, 91 देखिए, तो 90 का मैंने बताया था बी, 91 का हो जाएगा डी। देखिए मैंने सही बताया था, 2 ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, चमड़े के 6 महीने पे एक होना चाहिए कम से कम। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो प्रसिद्ध जिला चमड़े के लिए कानपुर, तो मुझे लगता है 92 का देखें तो 92 का ए हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। कानपुर और आगरा, ये चमड़े के व्यापार के लिए, वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर और आगरा। आगे देखिएगा, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? इंदिरा आवास योजना, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 75% केंद्र लगाएगा, 25% राज्य लगाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो 94 का देखिए, तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो खैतानी क्या हो जाएगा? भू कृषि का रिकॉर्ड है। चलिए आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात है, क्वेश्चन नंबर 95 का ए हो जाएगा, मुरादाबाद। फिर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किसमें पीतल उत्पाद का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजन किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा इस बार के एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। चलिए आगे देखिएगा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो परियोजना की इकाई लागत कितनी होनी चाहिए?
ये APAVRY अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत 97 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा, डी। 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा 98, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात होता है। तो 98 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 98 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1/20। आगे देखिएगा 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 48-40। 1 एकड़ जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो 48-40 से गज के बराबर होता है। आगे देखिएगा, आगे है NREGP का पूरा फुल फॉर्म आपको बताना है। तो NREGP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 100 का सी हो जाएगा। मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हमने 100 क्वेश्चन देख लिया, अब केवल मैथ्स का क्वेश्चन बचा हुआ तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो मैथ्स वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कब से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, जो गाइड है संपूर्ण, वहां से देख रहे हैं। तो आप भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथ्स का क्या पूछा गया। देखिएगा, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो 1/2 हो जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा, अंश और हर का योगफल बताना। तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। x हो गया, पहले केस में क्या किया गया, हर में 1 जोड़ा गया, तो हर में 1 जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरे कंडीशन में क्या किया गया, अंश में 1 जोड़ा गया, तो x प्लस में 1 बाई y इक्वल टू में ये 1 हो जाएगा। 2 इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आंसर निकालिए। मतलब इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए। दोनों इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है। अब देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को सॉल्व करने पे 2 निकल जाएगा, y का वैल्यू 3 निकल जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बना के दिखा रहा हूँ, बट आप लोग शॉर्ट में नहीं बनाइएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, x और y का 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 3 भिन्न पत्रों में से भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल मिश्रण है, जिसकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर। बड़े से बड़े माप क्या होना चाहिए जिसमें सभी भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी लार्जेस्ट पूछा गया। तो इन सब का एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ निकालने आता है, कोई भी विधि से निकालिए यहाँ पे। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 के टेबल में सब आते हैं, एचसीएफ निकालना होगा भाग विधि से। तो निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चों को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली, तो देखिएगा 720 मिठाई है, बराबर बराबर बांटा गया और प्रत्येक मिठाई को की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20%, बच्चों का जो कुल संख्या है ना उसके 20% के बराबर बांटा जाता है। मतलब 100 बच्चे हैं तो 20% के बराबर, मतलब 20 मिठाई एक बच्चे को बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन बनाना होगा। 720 मिठाई है, x बच्चों में बांटना है, ठीक है, और एक बच्चे को कितना मिलेगा, आप लोगों को मैंने बताया एक बच्चे को कितना मिलेगा, x का 20% मिलेगा। एक बच्चे को कितना मिलेगा, x का 20%। अब ये दोनों पार्ट बराबर होगा क्योंकि हमने 720 को x से भागा दे दिया, तो ये मिठाइयों की संख्या निकल गया एक बच्चे का, और x का 20% निकाल लिया, तो एक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगा ये भी हमने निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा और ये 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 बार में कटेगा ना, देख लीजिएगा। नहीं, 6 बार में गलत काटा मैंने, ये कितने बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, 3600 हो जाएगा। अब ये 60 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। अब 60 बच्चे हो जाएंगे, x का वैल्यू 60 है, उसका 20% निकाल लीजिएगा। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 का 20% 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है ना,
तो एक व्यापारी वस्तुओं पे 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो आपको परसेंट में आंसर निकालना है, तो 125 रुपया दाम कर देता है MRP, ठीक है। और अंकित मूल्य पे 4% का छूट देता है, मतलब 96% का अब छूट दे दिया ये, ऐसे करके। तो इससे क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य हमने कितना माना हुआ है, क्रय मूल्य पहले से हमने माना हुआ है 100 रुपये। 25 चौके 25 पचे 4 से 24 बार में 24 पचे 120। ऑप्शन देखिए सी, 20% दिया हुआ है तो 20% का लाभ होगा, क्योंकि 100 रुपये का सामान 120 रुपये में बेच रहा है। जब भी कोई परसेंटेज में आंसर चाहिए होगा तो उसको 100 मान के बना लीजिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 392, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो इन तीनों इनको क्या कीजिए, अनुपात में निकालिए, 2:3 और उसके नीचे लिखिए 5:8। इसको सिंगल अनुपात में कन्वर्ट कीजिए, सिंगल रेशियो में। 2 और 5 10 रेशियो, 3 15 और 3 8 24, ये हो गया 10 15 और 24 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना क्या है कि तो पहली संख्या निकालना है। तो पहला संख्या 10 हिस्सा हो गया और टोटल हो जाएगा 39 हो जाएगा। और यहाँ 392 को 49 से भागा दीजिए, 392 को 49 से भागा दे के 10 से गुना कर लेंगे, तो ये 8 बार में हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बना लिया। आगे देखिएगा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35, 40 और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तीनों भुजा का लंबाई दिया है, हीरोन फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बैठा दीजिए। तो ऐसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, तो 35 प्लस में 40 प्लस में 45 बाई 2, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 85, 120 के आसपास होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 40 से कितना हो जाएगा एस का वैल्यू, 120 को 2 से भागा देंगे तो 60, एस का वैल्यू 60 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू में रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसे फॉर्मूला होता है। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, बैठाइए, एस का वैल्यू अभी निकाला, बैठा के निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 670 प्लस में 8 2, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसमें। आगे देखिएगा, रघु ने 1200 किलोमीटर हवाई अड्डा 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग था। मतलब कुल यात्रा निकाल सकते हैं कितना करना था। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा और शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा किया। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। 2/5x इक्वल टू में 1200, 6 से काटिए, नहीं 6 से 600 बार में मतलब 3000 किलोमीटर, 3K लिख देते हैं। 3000 किलोमीटर को 3K हमने लिख दिया, 3000 किलोमीटर को। अब यहाँ देखिए उसने कुल यात्रा कार से कितना किया, 1/3 कार से और 2/5 हवाई जहाज़ से। तो इन दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो कीजिए 1/3 प्लस में 2/5 और उसको 1 में से घटा दीजिएगा तो रेलगाड़ी वाला निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे। 3000 निकाल लिए, 3000 को 3 से भागा दे देंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा लेंदी, मतलब इसको करते हैं हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, मतलब 1/6, ठीक है ना। 1/6 कितना है, 3000। 3000 का अभी कितना निकाला हमने, 2/5 था, हमने शायद गलत किया क्या, 2/5 1/3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, मतलब 11/15। अब देखिए आंसर आ जाएगा 11/15, याद रखिएगा केवल, ठीक है ना। तो 11/15 को 1 में से घटाएंगे तो 1/4, नहीं 1/15 गुना में क्या आ जाएगा 3000, ये 2 बार में कटेगा, 4 बटा हो जाएगा, क्योंकि 15 हिस्सा है ना। 11/15 में से 4 हिस्सा और निकालना होगा, तो 4/15 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा तो 800 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 800 किलोमीटर। चलिए आगे देखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जो
24, 30, 36 से विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकालने आता है ना आप लोग को, एलसीएम निकालने आता है, ठीक है। तो मैं सीधा आंसर आप लोग को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 9360 हो जाएगा, ठीक है ना। 9360 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। यदि आंकड़ों के एक ग्रुप में माध्य और मानक विचलन क्रमशः 10 और 5 है, ठीक है, माध्य और मानक विचलन, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा? तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए 10 गुना में 5 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 50, ठीक है ना। 10 गुना में 5 कर दीजिएगा तो आपको आंकड़ों के समूह का मानक विचलन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे लगता है इंग्लिश में बोला जाता है। आगे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान 23 है तो x⁴ बाई 1/x⁴ का मान कितना होगा? बस इस चीज़ को स्क्वायर कर दीजिए तो इसका स्क्वायर होता है 529। 529 में से 2 को घटा देंगे तो 527 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 527 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 527 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है, 527। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आंकड़ों के समूह का सबसे अधिक बारंबारता वाला मान क्या है? तो आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बारंबारता वाला मान क्या है? बहुलक, माध्य, माध्यिका और परिसर। सभी को आंसर पता होगा, तुक्का भी लगा सकते हैं, बहुलक हो जाएगा। मोड बोला जाता है इसको, बहुलक। मतलब जैसे 2 2 2 ये 3 बार जो ज़्यादा रिपीट होता है वही क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होगा। मीन, मीडियन, मोड आपने पढ़ा होगा, वीडियो भी मैंने बहुत बनाया है उस पर, तो उसे देख लीजिएगा। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन हमेशा क्या होता है? आसान होता है। देखिएगा 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो सबसे पहले 15 गुना में 15 कर देंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। 15 गुना में 15, 15 विद्यार्थी है, 15 औसत आयु भी है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिएगा इनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 70 है, मतलब 5 विद्यार्थियों का 70 हो जाएगा। 9 विद्यार्थियों को 16 मतलब 144 हो जाएगा। तो हम लोग को 15वें निकालना है तो यहाँ पे 5 4 9 14 विद्यार्थी हो गया तो 214 हो जाएगा, मतलब 11 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। अब यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों डायगोनल का गुणनफल होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है 500, अब यहाँ 1/2 विकर्ण की लंबाई दे दिया है और d आपको नहीं पता है दूसरा वाला, तो यहाँ पे 25 से 2 बार में कटेगा, मतलब ये 2 से गुना कर दीजिए केवल 40 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 40 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ए बी सी एक के कंपनी में हिस्सेदार है, ये पता होगा आप लोग को। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, सी को 5000 मिले, तब ए को कितना मिला? तो ए को कितना मिला ये आपको निकालना है। तो ए को कितना मिलेगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन मैंने बताया था। एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार है, ए को लाभ का 1/3, बी को 1/4 और सी को 5000 रुपये मिला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद आप लोग को समझ जाएगा। थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है, सी को 5000 रुपये मिला ना, कुछ नहीं कीजिए, 1/3 प्लस में 1/4 इनको पहले सॉल्व कीजिए। तो ये 12 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, मतलब 7/12 हिस्सा किसके पास है? ए और बी के पास है। तो सी के पास कितना हिस्सा होगा? सी के पास जाहिर सी बात है सी के पास कितना हिस्सा होगा? 5/12 हिस्सा, 5/12 हिस्सा है इंटू एक्स है, और उसका 5/12 हिस्सा कितने के बराबर है? 5000 के बराबर है। तो ये कट जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा? 12000 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है तब ए को कितना मिला, मतलब एक्स का मान 12000 हो जाएगा, मतलब टोटल एक्स का मान मतलब टोटल 12000 है। अब 12000 में से ए को कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 4000। ऑप्शन नंबर बी का कितना हो जाएगा? 12000 का 1/3 4000। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 4000। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बनाया हमने इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा।
एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। तो समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा कि क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू भुजा होता है, मतलब ए होता है √3/4 इंटू भुजा। तो भुजा कितना 4 है, भुजा कितना 4 है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भुजा हो गया 4 हो गया। √3/2 होता है, ठीक है, √3/2 इंटू भुजा, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2√3 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2√3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। एक शोधकर्ता ने निम्न में से प्रदर्शक आंकड़ों का एकत्र किया, तो माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने आता होगा, इनको पहले काउंट कीजिए और इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, मतलब असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और टोटल देखना है कितना है, 11 है, मतलब टोटल 11 है। तो 11 में 1 ऐड कीजिएगा क्योंकि ये ऑड है, 2 से भागा दे दीजिएगा, 6 आ जाएगा। अब काउंट कीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, छठा पद आपको निकालना है। तो छठा पद पे जो भी आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी आ जाएगा। आगे देखिएगा 6 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप देख लीजिएगा, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है कि मैं अरेंज करूँ फिर आप लोग को बताऊँ। आगे देखिएगा, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 3, 4, 5 में दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 216 दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब देखिए मैंने बताया हीरोन फार्मूला भी आप लोग को बताया, उससे भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, या फिर लंबाई चौड़ाई, ये तो पता नहीं चल रहा ना कि ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई दिया है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है क्या, ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं भी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखा नहीं है, परिमाप दिया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं समकोण त्रिभुज हम, नहीं तो हीरोन फार्मूला से बहुत दिक्कत होने वाला है। 3x लंबाई गुना चौड़ाई गुना यानी क्या होता है LBH, बेस मान लीजिए 3x हो गया, ऊंचाई 4x हो गया, इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है, क्षेत्रफल बोला है ना 216। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 108 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, x इक्वल टू में 6 हो जाएगा। तो हम लोग को x का वैल्यू निकल गया, तो ये 18 हो जाएगा पहला भुजा, ये 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों भुजा हमने निकाल लिया। अब तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 18 24 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 30 जोड़ेंगे तो 72, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आंसर आ गया। तो इसी तरह बना लीजिए, नहीं तो हीरोन फार्मूला बहुत ज़्यादा कष्ट देगा आपको, बहुत ज़्यादा मुश्किल करेगा इस क्वेश्चन को बनने में। आगे दो संख्याओं का लघुत्तम, मैं बता दूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। दो संख्याओं का LCM 520 है, HCF 4 है, यदि उनमें एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये आपसे पूछा है एक संख्या, तो आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, LCM गुना में HCF है, LCM गुना में HCF इक्वल टू में संख्याओं का गुणनफल। तो पहला संख्या 52 दिया हुआ है, 52 इंटू में A, मान लीजिए दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ है तो 10 बार में ये चल जाएगा, मतलब आपका आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 215 का 225 का 15, 169 का 13, मतलब 154 प्लस में 15 169, 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 प्लस में इसको ऐड करेंगे तो 15,625 आ जाएगा, उसका 125 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, n प्लस में 1 n प्लस में 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। मतलब ये सीक्वेंस में है, कंजुगेटिव नंबर है, तो कंजुगेटिव नंबर है तो इनको क्या करेंगे, n को ऐड करेंगे, n प्लस में 5 को ऐड करेंगे और बटे में 2 कर देंगे। अब बटे में 2 कर देंगे तो 2n हो जाएगा, 2n प्लस में 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ऐसा कंजुगेटिव हो तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिएगा और अंतिम से क्या कीजिएगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करके सेपरेट कीजिएगा तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2 से गुना कीजिएगा ना, इसको 2 से भी गुना करेंगे तो 1024 हो जाएगा, तो 2 तो होगा नहीं, पूर्व घन होना चाहिए, तो घन होने के लिए 1024, मुझे लगता है कि 8 होगा, 40 का ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 512 को
8 हो जाएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो 40 96 हो जाएगा। और 40 96 जो होता है 64 का, नहीं 40 96 किसका होता है, 40 96 किसी का तो होता है, 8 है, 40 96 किसका होता है आप लोग बताइएगा, 40 96 किसका स्क्वायर रूट है 64 का होता है, ठीक है ना। 16 का क्यूब होता है 40 96, 16 का क्यूब होता है 40 96, मुझे याद नहीं आ रहा था, ठीक है। आगे देखिएगा, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा है, बस उसी का यूज कर दीजिए। x दिन में करते हैं, 9 दुनिया 9 तिया और ये 12 मतलब 24 दिन आपका आंसर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर दी जाती है। यदि 3% उच्चतम दर दिया जाता है और 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो धनराशि कितना होगा। तो 48 का देखिएगा, यहाँ पे एसआई का क्वेश्चन है, 2 वर्ष दिया है, 3% उच्चतम दर रखा जाए, 300 से अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन टाइम लगेगा इसको बनाने में, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय से में साझेदार है। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये और संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। जो अमाउंट होगा उसको लिखिएगा। 5,000 रुपये कितने माह के लिए लगाता है, 5 माह के लिए। तो मैंने 3 0 से 3 0 पहले ही काटा है, लिखा नहीं है मैंने, टाइम बचाया। अब 6 गुना में 6 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपये 6 माह के लिए लगाता है। तो रेशियो हो जाएगा 25 और 36, ये आप लोग को एज्यूम कर लेना है। 25 और 36 याद रखिएगा। अब उसके पास कितना है, 610 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। 610 रुपये का लाभ होता है यहाँ पे, तो 610 रुपये का लाभ होता है। तो हम लोग को निकालना है कि वर्ष के अंत में 610 रुपये का लाभ होता है, तो संदीप को कितना लाभ मिलेगा। तो संदीप वाला देखिए, संदीप कौन, सुरेश पहले आया था, संदीप बाद में आया था। तो सुरेश और संदीप कितना हुआ था, अभी हमने कितना देखा था, 25 और 36 देखा था, ये आपको याद रखना होगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 610 को 61 से डिवाइड कर दीजिए, 10 हो जाएगा। और संदीप का हिस्सा 36 है, 36 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 360। मतलब ओह सॉरी, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग, 49 पे थे। आपका आंसर हो जाएगा 360, 360, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम एलसीएम 300 दिया हुआ है, तो छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या निकालना बहुत आसान है। तो कैसे निकालेंगे छोटी संख्या, अगर इन दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा तो 15x निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाएगा तो 15x निकल जाएगा। 15x इक्वल में 300 कर दीजिए, तो x का वैल्यू 20 निकल जाएगा। छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए 20 को, तो 60 निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो दोस्तों जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन हमने देख लिया और पूरे सेट को हमने देख लिया। टोटली यहाँ हमने 100 क्वेश्चन को देखा और कोई भी क्वेश्चन हम लोग का बचा नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।